नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर मल्हार कक्षा 6 की नई पुस्तक का परिचय करवाने आपके सामने उपस्थित हुई है। जी हाँ, मल्हार पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की न्यू बुक है। पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन विद वर्कशीट प्रेजेंट करने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो कोई भी नया जुड़ रहा है चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और मोटिवेट होकर अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से लेकर आऊं। बाकी रही बात आज के इस चैप्टर की, तो चैप्टर समझने से पहले आपकी बुक का नाम है बच्चों मल्हार। और मल्हार क्या है? ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है और मुख्य रूप से ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है? प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। तो इस ऋतु का संबंध सृजन से, कुछ नया क्रिएट करना, सुंदरता से। उसी तरह आपकी मल्हार बुक नई नई गतिविधियों के साथ, नई नई सुंदरता के साथ आपके सामने नए नए पाठ लेकर आई है। इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके? 13 चैप्टर हैं आपके। और पहला पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं मातृभूमि, जो कि आपकी एक कविता है। ओके, इस कविता के रचयिता कौन है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पाठ के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ओके, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है और इस कविता में कवि ने देश का गुणगान किया है और ये भक्ति रस पर आधारित कविता है। इस कविता में कवि एक तरफ देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, हिमालय पर्वत की बात कर रहा है, नदियों की बात कर रहा है, पक्षियों की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर वो स्वयं को भी धन्य मान रहा है कि उसने इस धरती पर जन्म लिया है। तो बच्चों, आपकी कविता का नाम क्या है? मातृभूमि। तो मातृभूमि का नाम लेते एक भारत माता का चित्र सबके सामने आ जाता है, आंखों के सामने, है ना। ये कविता भी देश प्रेम से रिलेटेड है क्योंकि इसमें कवि ने भारत का गौरव गान किया है। और कविता पढ़ने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो जब हम भारत माता को एक माता के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत माता के चरण दक्षिण में हिंद महासागर में है। आइए कविता स्टार्ट करती हूं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब यहां पर चरण का अर्थ क्या होता है? पैर, जिसे आप पग भी कहते हैं, है ना। सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र। और नित मतलब हर रोज, प्रतिदिन। तो इन पंक्तियों में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, भारत की समृद्धि का वर्णन करते हुए कह रहा है। कवि भारत देश की बात करते हुए, अपनी जन्मभूमि की बात करते हुए कह रहा है ऊंचा खड़ा हिमालय, यानी कि इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। आकाश चूमता है, यानी कि इस पर्वत की चोटी इतनी ऊंची है कि आकाश को चूमती हुई, छूती हुई दिखाई देती है। नीचे चरण तले झुक। इसके दक्षिण में क्या है? अब इसके दक्षिण में क्या है? सिंधु, यानी कि यहां पर हिंद महासागर की बात की गई है। तो इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। भारत माता के चरणों पर झुककर सम्मान प्रकट करता है, एक रिस्पेक्ट देता है। तो इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो भारत माता के चरणों पर झुककर सम्मान प्रकट करता है और उन्हें पखारता हुआ मानो अपने सौभाग्य पर प्रसन्नता से झूमता हुआ लगता है। ठीक है, उन्हें पखारता हुआ मानो ऐसा लग रहा है कि अपने सौभाग्य पर वो प्रसन्नता से झूम रहा है। तो पखारना का अर्थ, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए, पखारना का अर्थ क्या होता है? धोकर साफ करना। तो हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में स्थित है, वो भारत माता के चरणों पर झुककर सम्मान प्रकट करता है और उन्हें पखारता हुआ मानो अपने सौभाग्य पर प्रसन्नता से झूमता हुआ लगता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी, ये यमुन वर्ड जो है वो यमुना के लिए यूज किया गया है। कवि ने बिल्कुल सही लिखा है यहां पर। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है, छहर रही है। ठीक है, अब पवित्र भूमि, पुण्य भूमि की बात करता हुआ कवि क्या कह रहा है कि गंगा यमुन त्रिवेणी,
आपको पता है 3 नदियों का संगम कहाँ है? अभी अभी कुंभ लगा था, हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था, तो प्रयागराज में लगा था, है ना। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम प्रयागराज में है। तो कवि बता रहे हैं कि भारत देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है और ये निरंतर लहर रही हैं, यानी कि निरंतर ये नदियां सब और बह रही हैं। ठीक है। जगमग छटा निराली, इन नदियों की शोभा बड़ी अनुपम है, बड़ी अनोखी है, बड़ी सुंदर है, पग पग छहर रही है। और ये जगमगाती सुंदर अनुपम जो शोभा है, जो छवि है, वो चारों ओर हर कदम पर, पग पग होता है, हर कदम पर बिखरी हुई दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, यहां पर छहरना का अर्थ क्या है? बिखरना। तो बिखरी हुई दिखाई देती है। उसके बाद वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब यहां पर अपनी कविता में भारत माता के लिए कितने सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर पुण्य भूमि क्यों है, ये पवित्र क्यों है? इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जिनके कारण हमारी भारत भूमि को पुण्य देने वाली, फल देने वाली भूमि का विशेषण के नाम से जाना जाता है। तो इन महान पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से इस भूमि को पुण्य फल देने वाली भूमि बना दिया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पुण्य भूमि। ठीक है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, कवि कह रहे हैं ये भारत की भूमि जो है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है। वह जन्म भूमि मेरी, अब कवि यहां पर कह रहे हैं कि यही मेरी जन्म भूमि है, जहां पर मैंने जन्म लिया है। वह मातृभूमि मेरी, यही मेरी मातृभूमि है, क्योंकि यहां पर राम, सीता, श्री कृष्ण, गौतम जैसे महान अवतार पैदा हुए हैं। तो इस धरती पर मैंने जन्म लिया है, इसलिए ये मेरी जन्मभूमि है, और ये मेरी मां के समान है, इसलिए ये मेरी मातृभूमि है। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल आप अगला पैराग्राफ सुनते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। अब यहां पर झरने का अर्थ क्या होता है? वाटरफॉल देखते हैं आप पहाड़ी इलाकों में, गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं तो, जिसे जलप्रपात भी कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जो झरने हैं वो इस तरह बह रहे हैं कि बहते हुए भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में, कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बहते हुए झरने भारत की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़ाते हैं। चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। तो भारत के हरे भरे वनों में, झाड़ियों में जो पक्षी हैं वो प्रसन्नता से, खुशी से क्या कर रहे हैं? चहक रहे हैं, मतलब खुश होके वो कूज रहे हैं, चहक रहे हैं। जैसे कोयल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसके लिए, कि जहां की जलवायु इतनी सुखद है कि पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कविता की इन लाइंस को बार बार सुनना होगा ताकि कविता आपको समझ में आ जाए। बाकी इस कविता का अगले जो काव्यांश पार्ट 2 में मिलेंगे, और कवि से परिचय मैं पढ़ रही हूं। इस कविता को लिखा गया है सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा, और उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति ही रहा है, और आपने उनकी कविताएं भी सुनी होंगी। बड़े चलो बड़े चलो, जब भी स्कूल में एंकरिंग होती है स्वतंत्रता दिवस पर तो हम इनकी पंक्तियां जरूर लेते हैं, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मेरी समझ से ये पार्ट से कुछ प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। इन प्रश्न उत्तरों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। इसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो 2 वर्कशीट भी मैं डिस्कस करूंगी। पार्ट 2 में आपको एक वर्कशीट और देंगे हम, और साथ में बची हुई एक्सरसाइज भी देंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? अब चरण का अर्थ मेरे बच्चों को पता है, पैर होता है ना। वंशी का अर्थ बांसुरी होता है। हिमालय का अर्थ आपका पता है, आपको पर्वत है। और सिंधु मतलब सागर। तो सिंधु का यहां पर हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है बच्चों? यहां पर सिंधु शब्द आया है। इस पे टिक कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि भारत के दक्षिण में जो समुद्र का नाम है वो हिंद महासागर है।
मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, नेक्स्ट है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया। वैसे तो सारे पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, तो हम इसी को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि कविता में क्या आया? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की बात आई, झरने आए, नदियां आई, फिर आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मल्य पवन पढ़ेंगे, अमराइयां पढ़ेंगे, उनकी सुंदरता, इसलिए यही विकल्प हम उचित मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे, लिखा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैच द कॉलम करेंगे। सबसे पहले हिमालय, इसको मैच करेंगे 10 नंबर के साथ, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। अब बात आती है त्रिवेणी की, तो त्रिवेणी को हम मैच करेंगे 3 नदियों की मिली हुई धारा 4 नंबर से। ठीक है, मल्य पवन, अब मल्य पवन अभी तो आपने काव्यांश नहीं पढ़ा, लेकिन अगली बार पढ़ेंगे, तो मल्य पवन को हम मैच करने जा रहे हैं 6 नंबर से, दक्षिणी भारत के हिमालय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। उसके बाद सिंधु है, तो सिंधु को आप 8 नंबर से मैच करेंगे, समुद्र एक नदी का नाम। ठीक है, उसके बाद गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, 3 नंबर से मैच कर देंगे। रघुपति 6 नंबर को हम मैच करेंगे 5 नंबर से, रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उसके साथ मैच कर देंगे नंबर 2 के साथ। उसके बाद सीता 9 नंबर, जनक की पुत्री जानकी। उसके बाद गीता 7 नंबर से मैच करेंगे, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद गौतम बुद्ध, तो आप मैच करेंगे फर्स्ट पॉइंट के साथ, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। ठीक है, आइए बच्चों आगे बात करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कोयल कहां रहती है? ठीक है, कोयल कहां रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल कहां रहती है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको रिटर्न में मैंने आगे दिए हैं। ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे वो उत्तर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए एक एक लाइन के आंसर हैं। यहां पर कोयल अमराइयों में रहती है, अभी आपने काव्यांश नहीं पढ़ा है, मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। तन मन कौन संवारती है, झरने कहां से झरते हैं, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गौतम ने किसका यश बढ़ाया, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही है, पानी की हिलोरें कहां कहां पर छहर रही हैं। तो नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरें लेकर आगे बढ़ती है। किसका पानी लहर रहा है, तो ये हमने पढ़ लिए हैं 8वां 9वां क्वेश्चन। गंगा यमुना और त्रिवेणी में पानी हिलोरें लेकर उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के यहां तक मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। अब मैं वर्कशीट देने जा रही हूं, जो आपका पार्ट 2 होगा, उसमें बाकी बचे हुए काव्यांश, बाकी बची हुई बुक की एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है, और साथ में बची हुई वर्कशीट। ठीक है, तो कार्यपत्रिका 1 है, जिसमें आपको ये काव्यांश दिया गया, जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कौन सी नदियां भारत भूमि पर लहरा रही हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। अगले पेज पर आएंगे और हमने टिक किया हुआ है, वो आप देख लेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती पे आपने टिक किया हुआ है। उसके बाद पग पग क्या फैल रहा है, तो आप लिखेंगे प्राकृतिक छटा फैल रही है। कवि अपनी मातृभूमि को क्या मानता है? पुण्य मानता है। कवि की मातृभूमि कौन सी है? भारत। त्रिवेणी से कवि का क्या तात्पर्य है? 3 नदियों का संगम। कवि ने भारत की नदियों के संबंध में क्या बताया है? उत्तर आपको नीचे दे दिया है, बाकी आप अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग लिखवा सकते हैं, और बच्चों ने अपनी टीचर से जो भी लिखा होगा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हर टीचर ने अलग अलग आंसर लिखवाया होगा। किसकी छटा जगमगा रही है? तो यहां पर बता दिया गया है भारत की पवित्र नदियों की। ठीक है, कवि भारत को क्या मानता है और क्यों मानता है? तो कवि भारत को एक भूभाग ही नहीं मानता है, बल्कि एक पवित्र स्वर्ण भूमि भी मानता है, क्योंकि यह समृद्धि से भरी हुई भूमि है और यह धर्म और कर्म की भूमि है। ठीक है, स्वर्ण भूमि से कवि का तात्पर्य क्या बताया गया है? अपनी मातृभूमि को स्वर्ण भूमि का है, क्योंकि यहाँ पर धर्म, संस्कृति, सभ्यता ने भी जन्म लिया है। कवि ने भारत को पुण्य भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर कवि का जन्म हुआ है और ये उनकी मातृभूमि है, और यही वो भूमि है जिस पर उन्हें बहुत गर्व है। ओके बच्चों,
आगे कवि ने भूमि को कितने नामों से संबोधित किया है, तो कार्यपत्रिका 2 का प्रश्न दिया गया है। तो इन नामों से संबोधित किया गया है। कविता की पंक्तियां पूरी करनी थी, वो भी आपको पूरी करके दे दी गई हैं। उसके बाद कविता में पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना था, तो पंक्तियों का भावार्थ भी आपको स्पष्ट करके दे दिया गया है। वैसे जब आप स्वर्ण भूमि का अर्थ लिखें तो लिखिएगा उपजाऊ भूमि, ठीक है। स्वर्ण भूमि का अर्थ आप क्या लिखेंगे? उपजाऊ भूमि। जो पीछे मैंने आंसर आपको दिया, आप उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको उपजाऊ भूमि के लिए लिख लीजिएगा। ये आपको कविता की पंक्तियों का भावार्थ दिया गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय, तो हिमालय पर्वत ऊंचा है, भव्य खड़ा है, जैसे आकाश को छू रहा है, और उसके नीचे क्या है? नदियां रोज खुशी से झूमती हुई मानो पर्वत के चरणों में झुक रही हूं। गंगा यमुना त्रिवेणी, इन पंक्तियों में भारत की पवित्र नदियों का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी अपने किनारों पर लहराते हुए बह रही हैं, और इन नदियों की सुंदरता बड़ी ही कैसी है? अनोखी है, जो हर जगह फैलती जाती है। उसके बाद कार्यपत्रिका 3 मिलेगी आपको अगली पार्ट 2 में। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कविता पसंद आई हो, कविता की व्याख्या समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 में जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर।